यूटीआई में ना 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल में 2 मोस्ट कॉमन होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं और इसमें हमने क्या बातें करनी है वो हम समझते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या होता है? टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या होता है? ठीक है, टाइप 1 न्यूमोसाइट मैंने आपको थोड़ा सा कल भी बताया था। टाइप 1 न्यूमोसाइट क्या होते हैं? दे आर स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और स्क्वेमस के बारे में मैंने आपको क्या कल बताया था कि ये चपटे होते हैं, ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, अगर वो कॉलम की शेप में हो तो उसको हम कहते हैं कॉलमनर शेप, अगर वो क्यूब की शेप में हो तो उसको हम कहते हैं क्यूबाइडल। ठीक है, तो दे आर सिंपल स्क्वेमस, ये सिंगल लेयर होते हैं और स्क्वेमस होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कल? मैंने आपको ये नहीं था बताया कि ये 97% एरिया ऑफ एल्वोलाई, जो आपके एल्वोलाई हैं वो 97% किससे बने हैं? वो आपके बने हैं जी टाइप 1 न्यूमोसाइट से, एरिया ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि ये अल्लाह ताला ने इतनी जबरदस्त हमारी केमिस्ट्री रखी है कि ये थिन रखे हैं। इनको थिन क्यों रखा है? ताकि बेहतरीन गैस एक्सचेंज हो सके, गैस एक्सचेंजिंग बेहतरीन हो सके। तो दे आर थिन, दे कवर 97% ऑफ एरिया। ठीक है, और दे आर थिन फॉर ऑप्टिमल गैस एक्सचेंज। सिर्फ आपने 2 बातें याद रखनी है। और इसमें जो आपसे एमसीक्यूज, बहुत रेयर है कि आपको एमसीक्यूज आएगा इसमें से, और वो एमसीक्यूज मोस्ट चांसेस ये हैं कि आपको ये वाला पूछा जाएगा, स्क्वेमस सेल। ठीक है, ये दे आर सिंपल स्क्वेमस, दे आर सिंपल स्क्वेमस। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। दूसरा जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट सेल पढ़े थे, दे वर टाइप 2 न्यूमोसाइट। ठीक है, जो एल्वेलाई होते हैं उसके क्या होते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, ये बड़े अहम सेल्स हैं। इनके ना ये, अब देखो आपने गौर से इसको देखना है। चूंकि ये टाइप 2 है, चूंकि ये टाइप 2 है, तो दो इनमें 2 आ रहा है, तो इनके 2 ही फंक्शन है। ठीक है, इनके क्या है? 2 फंक्शन है। इसके क्या है? 2 फंक्शंस होते हैं। टाइप 2 है तो इसके 2 ही फंक्शन होंगे। फंक्शन क्या क्या होगा? इसका फंक्शन क्या क्या होगा? पहला इसका फंक्शन क्या है कि दे आर स्टेम सेल्स। ठीक है, दे आर स्टेम सेल्स। ठीक है, स्टेम सेल्स आपको पता है, स्टेम सेल वो वाले सेल होते हैं जो दूसरे सेल भी बनाते हैं। तो स्टेम सेल फॉर प्रीकर्सर, फॉर प्रीकर्सर ऑफ अदर, वो ऑफ 2, मतलब जो जितनी आपकी टाइप्स हैं, टाइप 1 टाइप 2, अगर वो डैमेज हो जाए, अगर आपका क्या हो, मतलब फर्ज करो आपकी लंग डैमेज हुई है। ठीक है, आपकी क्या हुई है? लंग डैमेज हुई है, कोई आपको मसला हुआ है लंग्स में, लंग्स के सेल कुछ डेड हो गए हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पास अल्लाह ताला ने आपके लंग्स के अंदर ही खजाना रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइप 2 न्यूमोसाइट कहते हैं। इसके 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है दे आर स्टेम सेल, तो जो जहां पे सेल की कमी होगी वहां उस कमी को ये पूरा कर देंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कि इट सेक्रीट सरफेक्टेंट की हम डिटेल में बात करते हैं कि भाईजान सरफेक्टेंट क्या होता है। अब ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन है। आप एफसीपीएस पार्ट 1 का बुक है मेडिकल, एक बुक, आप उसको उठा के देखो तो ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन आया हुआ है कि टाइप 2 सिक्रीट सरफेक्टेंट, टाइप 2 सिक्रीट सरफेक्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कितना आसान है, आपने मिस नहीं इसको करना। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अब सरफेक्टेंट क्या है? अब सरफेक्टेंट क्या है तो आपने इसको याद रखना है कि जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, ये दे सेक्रीट सरफेक्टेंट फ्रॉम लैमिलर बॉडीज। ठीक है, फ्रॉम लैमिलर बॉडीज, ये खास किस्म की इनमें ना स्ट्रक्चर होते हैं लैमिलर बॉडीज, उसको हम कहते हैं जो सेक्रीट करता है क्या? सरफेक्टेंट। ठीक है, आपने ये एमसीक्यूज नहीं भूलना, टाइप 2 सेक्रीट सरफेक्टेंट बहुत आसान एमसीक्यूज है, लेकिन ये एफसीपीएस पार्ट 1 में 10 से 12 दफा आ चुका है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाईजान जो सरफेक्टेंट होता है ये क्या चीज है, ये अब क्या बला है? ठीक है, सरफेक्टेंट क्या चीज है? सरफेक्टेंट, अच्छा सरफेक्टेंट क्या होता है? सरफेक्टेंट के बारे में आपने याद रखना है कि ये क्या करता है? डिक्रीज सरफेस टेंशन। ये मैं आपको समझाता हूं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। उसके अलावा जब सरफेस टेंशन नहीं होगी तो ये कोलैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज कोलैप्स नहीं करती। मैं ये समझाता हूं आपको। लंग्स रिकॉइल, लंग के रिकॉइल को भी कम करता है। जो सरफेक्टेंट है सरफेस टेंशन कम करता है, कोलैप्स को बचाता है, लंग के कंप्लाइंस को इंक्रीज करता है और रिकॉइल को कम करता है। अब ये क्या बलाएं हैं? ठीक है, देखो आपने ना मेरी एक बात याद रखनी है, फिर आपको सरफेस टेंशन कभी नहीं भूलेगी। आपने 2 शॉपर लेने हैं, ठीक है, शॉपिंग बैग्स। एक होगा ड्राई और एक को आपने ना गीला कर लेना है, एक को आपने गीला कर लेना है और एक होगा ड्राई। आप अगर नोट करेंगे ना तो जो गीला होगा, जो वेट शॉपिंग बैग होगा या वेट शॉपर होगा, उसके कोलैप्स करने के चांसेस ज्यादा होंगे, वो जल्दी से कोलैप्स कर जाएगा, वो गुच्छू मुच्छू सा हो जाएगा। लेकिन जो आपका ड्राई होगा वो जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों होता है? देखो
जो आपका H2O होता है ना, आप इस माशाल्लाह सारे एफएससी पढ़ के आए हो, तो H2O दो H2O के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अब पता नहीं आपने एफएससी किस तरह पढ़ी है, लेकिन मैंने अच्छी तरह पढ़ी, तो इसलिए मुझे याद है। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान क्या होती है, दो H2O मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो बारिश भी ना होती। कैसे? जो बारिश का अब आपने कभी सोचा ये कि बारिश ऊपर से नीचे आती है, तो जो वो कतरा होता है उसके जो उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के, वो एक कतरे की शेप में क्यों आते हैं नीचे, वो टूटते क्यों नहीं है? तो आपने कहना है कि इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो आपके पानी के मॉलिक्यूल है इनमें इत्तेहाद बहुत अच्छा है, ये आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए बारिश के कतरे कतरों की नीचे आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनमें। इसी तरह अगर मैं फर्ज करो ये मेरा एल्वोलाई है, ठीक है, ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये क्या है, एल्वोलाई है। इसमें इसके अंदर की तरफ ना आगे जाके भी हम पढ़ेंगे, इसके अंदर की तरफ जो मैंने ब्लू से बनाया है, एक ना फ्लूइड होता है, एक पानी की तरह फ्लूइड होता है, एक पानी की तरह होता है, फ्लूइड होता है। अब ये जो फ्लूइड है इसके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये फ्लूइड कहता है, फ्लूइड आपस में मिलने की कोशिश करता है। अब जरा मुझे बताएं कि जो फ्लूइड है ये आपस में जब मिलने की कोशिश करता है, जब ये आपस में मिलने की कोशिश करता है, तो आपका एल्वोलाई कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा? जल्दी करें, बताएं, जल्दी बताएं। डॉक्टर अली हसन कह रहे हैं करेगा। तो आपने कहना है कि भाईजान किसी भी चीज को हम वेट करते हैं, जैसे शापर वाली मिसाल नहीं आपने बोली, ठीक है, वैसे बड़े लोग शापर होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि शापर वाली मिसाल आपने नहीं बोलनी। अंदर की तरफ अगर हम शापर गीला कर देंगे ना, तो वो कोलैप्स कर देगा। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने क्या याद करना है, आपने क्या याद करना है, अगर एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड हो तो वो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, अगर एल्वोलाई कोलैप्स कर देंगे तो हमारा जो बच्चा है, जो अभी नई नया नया इस दुनिया में आया, जालिम दुनिया में, वो तो कोलैप्स कर देगा, वो तो मर जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला की भी तो कुदरत है ना। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखे टाइप 2 सर्फेक्टेंट, और टाइप 2 सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, दे रिलीज सॉरी टाइप 2 न्यूमोसाइड, दे रिलीज सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे हमारे एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया सारा इसमें बात। सर्फेक्टेंट डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, यस, दे डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अच्छा, उसके बाद सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गई, तो इसलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक बनाया है, बेहतरीन एहसन तरीके से बनाया है, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, ठीक है। तो आपके सामने हर जगह पे निशानी है, आप मेडिकल पढ़ते हो तो हर पेज पे अल्लाह ताला की निशानी लिखी हुई है, लेकिन अगर आप समझो तो अल्लाह ताला ने भी यही कहा है ना कि जाहिल वो हैं जो समझते नहीं है, लेकिन जो ईमान वाले हैं, जो अकल वाले हैं, वो समझते हैं। तो जो आपकी ये कोई भी बुक मेडिकल की उठा लो, एक एक पेज पे अल्लाह ताला की निशानी लिखी है, लेकिन अगर आप समझो तो कुरान पाक भी यही कहता है कि अगर तुम समझो तो फिर निशानी है, वरना नहीं है, अकल वालों के लिए निशानी है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। सरफेक्टेंट तो सरफेस टेंशन कम करता है, कोलैप्स को बचाता है। लंग्स रिकॉइल का मतलब क्या होता है कि लंग्स की कोलैप्स को हम कहते हैं लंग रिकॉइल। यहाँ फिर कंप्लायंस का मतलब होता है कि कितनी लचक है लंग्स में, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या करता है, हमारा सरफेक्टेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक हमारा फार्मूला उसने लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो है कि जो आपका ये ये प्रेशर होता है, ठीक है, कोलैप्सिंग प्रेशर, ये इक्वल होता है किसके, टू टू इंटू सरफेस टेंशन टू इंटू सरफेस टेंशन ओवर रेडियस। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये बड़ों में क्यों नहीं होता, जो ये एल्वोलाई है, ये कोलैप्स बड़ों में क्यों नहीं होते, सिर्फ छोटे बच्चों में क्यों होते हैं? तो इसका आंसर इस फार्मूले में देखो। जो रेडियस है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं रेडियस कम कर दूं, अगर मैं एल्वोलाई को कम कर दूं, तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यह है कि जो स्मॉलर एल्वोलाई हैं, जो छोटे छोटे एल्वोलाई हैं, उनके हायर चांसेस हैं टू कोलैप्स। हायर चांसेस टू कोलैप्स मतलब जो छोटे एल्वोलाई होते हैं उनके ज्यादा चांस होते हैं कोलैप्स के। वो हमें ये फार्मूला बता रहा है, और ये मैं नहीं बता रहा, ये आपका एक साइंसदान था बड़ा प्यारा सा, लैपलेस, ठीक है, लैपलेस। और ये लैपलेस लॉ है कि लैपलेस लॉ हमें क्या कहता है, लैपलेस लॉ हमें ये कहता है कि जितना छोटा एल्वोलाई होगा उतने उसके ज्यादा चांस होंगे कोलैप्स करने के। तो यही तो बात है कि अभी बेचारा छोटा बच्चा आया है, और छोटे बच्चे के तो एल्वोलाई छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से उसमें हाई चांसेस होंगे एल्वोलाई के कोलैप्स करने के, ठीक है। तो ये उसने लैपलेस लॉ लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है अच्छे तरीके के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लैपलेस लॉ भी हो गया। हाँ, इसकी कंपोजिशन,
इसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन कि आपका जो सर्फेक्टेंट है वो किस चीज से बना होता है। एक तो मार्कर ही नहीं चल रही। कंप्लायंस कंपोजिशन, जो आपका सर्फेक्टेंट है वो किस चीज से बना हुआ है। सर्फेक्टेंट जो आपका वो किस चीज से बना होता है। तो आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप गायनी पढ़ोगे तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा ये बातें कि आपका जो सर्फेक्टेंट है वो किस चीज से बना होता है, लेकिन इधर आपने समझना है इसको। जो आपका सर्फेक्टेंट होता है ना, ये लेसिथिन से बना होता है। लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन एक खास किस्म का केमिकल है जिसकी सरफेस टेंशन नहीं होती। तो देखो सर्फेक्टेंट हमें इस तरह बचाता है। सर्फेक्टेंट अंदर जो फ्लूइड होता है उसको लाइन कर लेता है, जिससे चूंकि लेसिथिन की कोई सरफेस टेंशन नहीं होती, तो इस तरह हमें ये सरफेस टेंशन कम करता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की कुदरत हमें नजर आती है। लेसिथिन, लेसिथिन और लेसिथिन में एक कंपोनेंट होता है जिसका मुश्किल सा नाम है, चाहे याद करना तो कर लेना। डाई डाई पाल्मी डाइल पाल्मीटाइल फोस्फोटिडाइल फोस्फोटिडाइल फोस्फो फोस्फोटिडाइल है। हाँ, डाई पाल्मिटॉइल फोस्फोटिडाइल, बुक से देख लेना इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो वो कहता है कि आपका जो सर्फेक्टेंट है वो किस चीज से बना होता है। आपने कहना लेसिथिन, और अगर आपको कहे कि लेसिथिन की किस चीज से, तो आपने कहना डाई पाल्मिटॉइल फोस्फोटिडाइल। ठीक है, डाई पाल्मिटॉइल फोस्फोटिडाइल, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। और इसकी होती है बहुत कम सरफेस टेंशन होती है। तो जब ये लाइन करता है तो हमारी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो गायनी में आपको हर जगह पे रिपीट होगी, दैट इज योर कि सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस कहां पे स्टार्ट होती है। तो सिंथेसिस स्टार्ट होती है 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, जो प्रेगनेंसी का 20वां हफ्ता होता है वहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, 35th वीक। आपकी फर्स्ट एड वाले ने 35th लिखा है, लेकिन जो आपकी स्टेप 2 सी की है उसमें 34 लिखा है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो बहुत अहम बात है वो ये याद रखनी है कि जो आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जिस तरह कार्टिसोल है, बीटा मैथासोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। जो स्टेरॉइड्स होते हैं दे इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ये मैंने क्यों बताया, देखो अगर एक माँ हो ना, अगर एक माँ है और उसकी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है या प्लेसेंटा वगैरह रप्चर कर चुकी है और उसको अभी है 33, उसके 33 वीक हो गए हैं पूरे, या 32 है या 31 है, मतलब प्री मेच्योर बर्थ होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप क्या करोगे, अगर वो बेबी पैदा करेगी तो अभी तो उसके 33 हफ्ते गुजरे हैं, उसका तो अभी सर्फेक्टेंट ही सही तरह नहीं बना। तो जब बेबी पैदा होगा तो वो तो बेचारा एनआरडीएस में चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप वो जो मदर है, जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाते हो। ये गायनी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गायनी में बार बार ये रिपीट होती है बात कि कभी भी आपको प्री मेच्योर बर्थ करनी पड़ जाए। ठीक है, प्री टर्म बर्थ इसको कहते हैं। प्री टर्म बर्थ का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आपकी 37 हफ्तों से कम हो गेस्टेशनल एज और आप डिलीवरी करवा दो या सी सेक्शन कर दो, तो इसको हम कहते हैं प्री टर्म बर्थ। 37 वीक से अगर कम हो एज अभी बेबी की, तो हम उसकी डिलीवरी कर दें या उसकी सी सेक्शन कर दें, उसको हम कहते हैं प्री टर्म। और अगर क्या हो 37 से लेके 40 वीक तक, 37 से लेके 40 वीक तक उसकी गेस्टेशन एज हो और डिलीवरी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल या फिर टर्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं टर्म। या अगर क्या हो मोर देन 40 हो, अगर क्या हो मोर देन 40 वीक्स हो और हम डिलीवरी करें, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट टर्म। ठीक है, पोस्ट टर्म। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे 40 हफ्तों से ऊपर गुजर जाए ना वक्त, तो फिर हम सी सेक्शन करते हैं। या फिर बेबी का वजन 5 किलो से ज्यादा हो तो फिर भी हम सी सेक्शन करते हैं। या फिर जो मदर है वो डायबिटीज है और बेबी का वजन 4.5 केजी है, 4.5 किलो से ज्यादा है, तो फिर भी हम सी सेक्शन करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे गायनी में, सिर्फ इस इधर बात थी तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर क्या हो प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस हो, तो हम पेशेंट को क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। हम उसको ना कॉर्टिसोल लगाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे क्या होगा हमारा बेबी एनआरडीएस से बच जाएगा। हम आगे चलते हैं। ये होगी इसकी कंपोजिशन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हो गया। आगे उसने लिखा हुआ है मैक्रोफेजेस। एल्वुलर मैक्रोफेजेस मैं जल्दी से पढ़ा देता हूं क्योंकि मैंने कल भी ये पढ़ाए थे। मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, जल्लाद कहते हैं। ठीक है, हम शुरू से 2 महीनों से यही कहते आ रहे हैं कि भाईजान जो आपके मैक्रोफेजेस हैं जल्लाद हैं, जो चीज इनके हथे चढ़ गई ये इसको खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, आप फर्ज करो आप कोई गंदी जगह पे हो, गंदी जगह से मुराद कि आप कोई पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में हो, तो आपने कोई एयरबोर्न पार्टिकल्स लिए। ठीक है, एयरबोर्न पार्टिकल्स, कोई ऐसे जर्म्स थे जो आपकी सांस के थ्रू आपकी लंग्स में चले गए, तो आपके जो मैक्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेज वो उनको इनगल्फ कर लेते हैं। कल मैंने ग्रुप में एमसीक्यू सेंड किया था और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे
देखो जो आपका सेलुलर डेब्रिस है ना, सेलुलर डेब्रिस, उसको बाहर मूव करवाने वाली चीज कौन सी है? दैट इज योर सीलिया, दैट इज योर सीलिया, एक्सपेल करती है। लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में इस तरह पूछा जाए कि डायरेक्टली इनगल्फ कौन करता है, डायरेक्टली इनगल्फ मैक्रोफेज करते हैं, वो मैं आपको आज एमसीक्यू सेंड करूंगा। कल जो मैंने भेजा था उसका आंसर था सीलिया, कुछ बच्चों ने मैक्रोफेज लगाया था लेकिन वो करेक्ट कर लें उसको। अच्छा, उसके बाद उसने बस यही लिखा हुआ है कि ये एल्वुलर प्रोटीएज वगैरह ये बनाता है, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है जो कि आपको तंग कर सकती है और मैं आपको तंग होने नहीं दूंगा। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है, वो लाइन क्या है कि आपका जब भी होता है पल्मनरी अडीमा, ठीक है, पल्मनरी अडीमा, ठीक है, पल्मनरी अडीमा होता है मतलब आपके लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर क्या होता है एल्वुलर हेमरेज, आपके जो एल्वुलाई हैं उनमें क्या हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, एल्वुलर हेमरेज आपकी बुक की लाइन लिखी हुई है लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगी। एल्वुलर हेमरेज, या फिर क्या होता है, हम सीवीएस पे पढ़ चुके हैं, पल्मनरी हाइपरटेंशन हो, या फिर क्या हो, आपको हो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हार्ट फेलियर, आपका जो बायां बायां दिल है वो फेल हो चुका है, ठीक है। तो उससे होता क्या है, इससे आपकी जो लंग्स है इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, और जो आपके आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसीज ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आरबीसीज कहाँ चले जाते हैं? एल्वोलाई में चले जाते हैं, ठीक है, एल्वोलाई में चले जाते हैं। और एल्वोलाई में क्या बैठे हुए हैं? एल्वोलाई में तो जलाद बैठे हुए हैं, और जब जलाद इन आरबीसीज को देखते हैं तो इनको क्या कर लेते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। जब इनगल्फ करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हिमोसिड्रिन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हिमोसिड्रिन लेडन, ठीक है, हिमोसिड्रिन लेडन। और हिमोसिड्रिन का मतलब क्या होता है? आयरन कंटेनिंग, ठीक है, आयरन। आयरन कहाँ से आया है? आयरन कहाँ से आया है? आयरन आया है आरबीसी से। तो ये वो वाले मैक्रोफेजेस होंगे जो क्या होंगे? हिमोसिड्रिन लेडन होंगे। इनमें आयरन बहुत होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन्होंने आरबीसी को इनगल्फ किया हुआ है। और इस सेल को हम क्या कहते हैं? इस सेल को मैंने पढ़ाया था, हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स। और ये कहाँ पे आपको मिलते हैं? जब आपका हार्ट फेल हो चुका होता है। जब हार्ट फेल होता है तो लंग्स की बायोप्सी पे आपको क्या मिलते हैं? हार्ट फेलियर सेल्स मिलते हैं। वो कुछ भी नहीं होते, दे आर आयरन लेडन मैक्रोफेजेस, दे आर आयरन लेडन मैक्रोफेजेस, ठीक हो गया। तो ये इस लाइन का मतलब है, इसको आपने डिटेल से कर लेना है, मैं आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं जो कि इंतहाई अहम टॉपिक है, दैट इज योर एनआरडीएस। ये आपकी सिलेबस में 3 जगह पे लिखा हुआ है, गायनी में लिखा हुआ है, आपकी पेडियाट्रिक्स में लिखा हुआ है, और आपके कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके कहाँ पे लिखा हुआ है? गायनी में है, पीडियाट्रिक्स में है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ है, तो एक जगह पे आप कर लोगे तो आप बाकी जगह पे आपको हो जाएगा। अच्छा, एनआरडीएस क्या होता है? एनआरडीएस क्या होता है? एनआरडीएस इज नियोनेटल, ठीक है। नियोनेट का क्या मतलब होता है? नियोनेट का वैसे क्या मतलब होता है? नियोनेटल, वैसे यार ये अभी पेडियाट्रिक शुरू हो जाएगी लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। नियोनेटल रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यस, डॉक्टर मुकद्दस कह रही है न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न हम कह सकते हैं कि हाँ, न्यू नेट, जो न्यू 1 महीने तक उसकी एज होती है ना, उसको हम कहते हैं न्यू नेट। 1 महीने का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं न्यू नेट। न्यू नेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यू नेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। 1 महीने का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं न्यू नेट, और 1 साल का जो बेबी होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्फेंट कहते हैं। खैर हम ये पीडियाट्रिक्स में बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूनेटिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसमें एक बात, इसमें जो अहम बात है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मोस्ट कॉमन बातें होती है ना वो एमसीक्यूज में बड़ी आती हैं, वो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। तो आपका बच्चा पैदा हो, आपका सॉरी कह रहा हूँ, मतलब आप हॉस्पिटल में थे और आपने कोई डिलीवरी की और एक बच्चा पैदा हुआ और उसको सांस नहीं आ रहा, पहली चीज जो आपके ब्रेन में आएगी वो क्या आएगी? एनआरडीएस के पहली सबसे मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस चीज, सबसे मोस्ट कॉमन काज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है? एनआरडीएस है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर किस किस वजह से होती है ये हम देखते हैं। सबसे इट इज मोस्ट कॉमन काज, बच्चा अगर पैदा हुआ है और उसको सांस नहीं आ रहा तो आपने कहना है इसको क्या है? एनआरडीएस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अब मैंने आपको एक ना कुलिया बताया था, अगर एक बच्चा है या बड़ा है और वो आपके पास लाया जाता है और उसको सांस नहीं आ रहा, अब आप ये देखना चाहते हैं, देखो जब सांस नहीं आता तो 2 बातें हो सकती हैं, या उसको कोई लंग का प्रॉब्लम है या उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। आपने उसको देनी होती है 100% ऑक्सीजन देनी होती है, आपने उसको 100% ऑक्सीजन देनी होती है। अगर तो रिस्पॉन्स आ जाए, अगर तो रिस्पॉन्स आ जाए तो आपने क्या कहना है कि ये लंग है, इसको लंग अब नॉर्मेलिटी है, इसको कोई लंग्स का मसला है। रिस्पॉन्स आ जाए, अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो लंग्स का मसला है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता, वो उसकी साइनोसिस ठीक नहीं होती तो आपने कहना है इसको क्या है? कोई हार्ट का मसला है, दिल का मसला है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या थी? टेट्रालॉजी ऑफ फॉल आउट थी, हम ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब आपकी बुक ने क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक ने ये लिखा हुआ है कि भाईजान जो एनआरडीएस है, जो एनआरडीएस है, इट इज सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। इसमें क्या होती है? सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। जो आपका सर्फेक्टेंट होता है वो डेफिशिएंट होता है,
सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है, मान लिया जब सर्फेक्टेंट की कमी होगी तो क्या होगा, आपकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, ठीक है, आपकी क्या होगी, सरफेस टेंशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो आपके जो आपके नहीं सॉरी जो बच्चा है उसके जो एल्वोलाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। जब वो कोलैप्स कर जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज आएगा वो यहां से आएगा कि आपको जब आप उसका एक्सरे कराओगे, जो अब आप उसका चेस्ट एक्सरे कराओगे बच्चे का, तो आपको कौन सी अपीयरेंस मिलेगी, आपको मिलेगी ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। आपको क्या मिलेगी, आपको ना वो सफेद सफेद मिलेंगे एल्वोलाई चेस्ट एक्सरे में, ठीक है। इट इज ड्यू टू कोलैप्सिंग, जब कोलैप्स कर जाते हैं तो हमें सफेद सफेद मिलते हैं, हम चेस्ट एक्सरे में पढ़ेंगे ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आपने नहीं भूलना, दिस इज एमसीक्यू, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। ग्राउंड ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। रिस्क फैक्टर क्या है कि एनआरडीएस किस किस बच्चे को होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आपने क्या याद रखना है, अगर 35th वीक से पहले बच्चा पैदा हो जाए, प्री मेच्योर, वैसे तो प्री मेच्योर हम कहते हैं अगर 37 वीक से हो, लेकिन एनआरडीएस के हवाले से आपने याद रखना है कि अगर 35 हफ्ते गेस्टेशनल एज है और उससे कम बच्चा हमारा पैदा हो गया है तो वो किसमें जा सकता है, एनआरडीएस में। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाईजान जो आपका सर्फेक्टेंट है वो किसमें इंक्रीज होता है, तो वो 35th वीक में जाके कंप्लीट होता है। तो अगर आपने 31st वीक में डिलीवरी आपको करवानी पड़ गई तो आपने क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। प्री मेच्योर बर्थ होगी तो उसमें एनआरडीएस हो सकता है, और क्या हो सकता है, अगर पेशेंट क्या है, डायबिटीज मेलिटस है, ठीक है, जो पेशेंट है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज है या कोई भी डायबिटीज है, तो जब देखो जो मदर है उसको क्या है, डायबिटीज है, तो उसमें क्या होगा, उसमें शुगर ज्यादा होगी, ऐसे ही है, शुगर ज्यादा होगी, जब डायबिटीज है तो शुगर ज्यादा होगी, वो शुगर किस में जाएगी, फीटस में जाएगी, जो आपका बेबी है उसमें फीटस में क्या जाएगी, शुगर जाएगी। फीटस फीटस में क्या होगी, इंक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ना यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इधर नहीं बताऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वैसे गायनी का सवाल है ये वाला, कि डायबिटीज मेलिटस में आपका एनआरडीएस क्यों होता है और हेपेटोमेगाली क्यों होती है, तो हम इस गायनी में पढ़ेंगे। शुगर ज्यादा होगी, जब शुगर ज्यादा होगी फीटस में जाएगी, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी। आपने याद रखना है जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन इट एंटागोनाइज, ये इफेक्ट को कम कर देती है किसके, कोर्टिसोल के, जो आपके स्टीरॉइड होते हैं इसको ये एंटागोनाइज करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंसुलिन होती है ना ये एंटागोनाइज कर देती है कोर्टिसोल को एंटागोनाइज करती है। तो अब आपको क्या लगता है कि एक शुगर की मरीज है, उसका जो बेबी होगा उसमें हाई इंसुलिन होगी, तो उसमें जो सर्फेक्टेंट है वो सही तरह बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो सर्फेक्टेंट बनाने वाली क्या चीज थी, कोर्टिसोल को तो हमने एंटागोनाइज कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको एंटागोनाइज कर देंगे तो क्या होगा, आपका सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, जब आपका सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो आपका पेशेंट एनआरडीएस में जा सकता है। तो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, प्री मेच्योर बर्थ और डायबिटीज मेलिटस, शुगर वाले मरीज को भी एनआरडीएस होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद एक अहम बात, सी सेक्शन, ठीक है, सी सेक्शन जो कि पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉमन है, हर मतलब जो डॉक्टर है गायनी की वो सी सेक्शन करने पे तुली है, क्योंकि पैसे ज्यादा मिलते हैं। सी सेक्शन में क्या होता है, सी सेक्शन में आपको पता है एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी में जो मदर होती है ना, मदर को आपको मैं बता दूं 19 हड्डियां, एक जगह मैंने पढ़ा था अगर 19 बोन्स आपकी एकदम तोड़ी जाए ना, 19 हड्डियां आपकी तोड़ी जाएं, और जितनी आपको पेन होगी उतनी पेन हमारी मदर बर्दाश्त करती हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। तो इसी तरह से इसी तरह हाँ 12 रिब्स या 19 बोन्स, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने माँ के कदमों में जन्नत रखी है, वो ऐसे नहीं रखी, वो हकदार है। तो सी सेक्शन में क्या होता है, आपकी जो मदर होती है उसमें थोड़ा उसको कम पेन होती है, जब उसको कम पेन होती है, कम स्ट्रेस आता है, तो कोर्टिसोल भी कम बनता है, जब कोर्टिसोल कम बनता है तो हमारा सर्फेक्टेंट भी कम बनता है, ठीक है। तो आपने तीन बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनआरडीएस किस किस बच्चे में हो सकती हैं। अगर वो बच्चा पहले पैदा हो गया 35 हफ्तों के, उसको एनआरडीएस हो जाएगा। अगर वो बच्चा डायबिटीज मदर का है तो उसको एनआरडीएस हो जाएगा। अगर वो सी सेक्शन से पैदा हुआ तो उसको एनआरडीएस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप इसको ठीक कैसे करोगे। आप ना एक लेते हो स्फिंगोमाइलिन रेशो लेते हो, उसकी हम बात अभी करते हैं। उससे पहले आप ना इसको देते हो थेरेपेटिक ऑक्सीजन, आप इसको ना ऑक्सीजन दोगे, ठीक है, 100%। आप उसको अगर बच्चा पैदा हो गया तो आप उसको ऑक्सीजन दोगे, लेकिन अभी अगर वो माँ के पेट में और आपने एक रेशो होती है, अगर वो निकाल के आपको शक पड़ गया कि उसको एनआरडीएस हो सकता है, तो अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो आप उसको ऑक्सीजन दोगे। लेकिन अगर वो पैदा नहीं हुआ तो आपने उसको बीटा मैथासोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बीटा मैथासोन
बीटा मैथासोन देना है। किसको? बेबी को नहीं दे देना, बेबी को हम कोई स्टीरॉइड नहीं देते, आपने मदर को देना है। ठीक है, आपने मदर को ना स्टीरॉइड देना शुरू कर देने हैं। और आपको ये मैं बता दूं, 48 आवर्स आपने 2 दिन कॉर्टिसोल देना है। 2 दिन जब आप कॉर्टिसोल देते हो तो 48 आवर्स लगते हैं कॉर्टिसोल को सरफेक्टेंट बनाने में। तो जब आप फर्ज करो कि एक पेशेंट है, उसकी रप्चर मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है, अब आपने उसकी डिलीवरी करानी है, लेकिन अभी 31 हफ्ते हुए हैं, तो आपने उसको फौरन ही डिलीवरी करा देनी। आपने उसको ना पहले 2 दिन उसको कॉर्टिसोल देने हैं। जब आप उसको स्टीरॉइड दोगे तो उसका 2 दिन में क्या हो जाएगा, सरफेक्टेंट बन जाएगा बेबी का, और फिर बेबी को एनआरडीएस नहीं होगा, वरना आपके बेबी को एनआरडीएस हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये आपने समझना है। अब अगर बच्चा पैदा हो गया एनआरडीएस के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो आप कहोगे चलो मैं इसको ऑक्सीजन लगा देता हूँ। आपने उसको ऑक्सीजन लगा दी, 100% ऑक्सीजन लगा दी। इससे क्या होगा, चूंकि जो बेबी है उसका जो रेटिना होता है, जो उसकी आईज का रेटिना है, वो अभी बहुत फ्रेजाइल है, वो बहुत बेचारा नाजुक है। ठीक है, तो वो छोटा बच्चा है ना, अभी अभी तो पहला दिन आया है, और उस जालिम दुनिया में पहला उसका दिन है, और हमने उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। तो जब हम उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, तो जो रेटिना है, रेटिना बहुत फ्रेजिल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगी नियोवस्कुलराइजेशन, नियोवस्कुलराइजेशन। जो इसकी वेसल्स होंगी वो अब डिसरप्ट हो जाएंगी, वो टूट फूट जाएंगे, तो इससे उसका रेटिनल डैमेज होगा। तो आपकी बुक ने एक निमोनिक लिखा है रिब के नाम से, पहले में उसने लिखा हुआ है रेटिनल, रेटिनल क्या लिखा, रेटिनल रेटिनोपैथी लिखी हुई है कि रेटिना में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर आई से क्या होगा, जब आप ऑक्सीजन देते हो तो जो ब्रेन के वेंट्रिकल होंगे उसमें क्या हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा, ब्रेन के वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, हेमरेज, तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाएगा। या फिर बी से आपने क्या याद रखना है, बी से आपने याद रखना है ब्रोंकोपल्मनरी, ब्रोंकोपल्मनरी, ब्रोंकोपल्मनरी डिस्प्लेजिया, जो उसके ब्रोंकस और लंग्स हैं उसका डिस्प्लेजिया होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको 100% ऑक्सीजन लगानी है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ लगानी है। उसके बाद इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपकी गायनाकोलॉजी का भी टॉपिक है, तो चलो मैं आपको इधर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझा देता हूँ, आपके काम आएगा। देखो, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने याद रखना है, हम ना क्या करते हैं, हम ना एमनियोसेंटेसिस करते हैं। हमें शक है ना कि यार ये मदर डायबिटिक है, तो इसका पेशेंट एनआरडीएस में जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। हम ना उसका एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं, हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं सिरिंज के थ्रू। उसको फिर हम देखते हैं उसमें जो हमारी लेसिथीन है ना, जो हमारी लेसिथीन है, लेसिथीन और ओवर स्फिंगोमाइलिन, ये रेशो है, मैं इसको समझाता हूँ। स्फिंगोमाइलिन, लेसिथीन टू स्फिंगोमाइलिन जो रेशो है ना, इट शुड बी मोर देन 2। मतलब कि आपकी जो लेसिथीन है वो डबल होनी चाहिए किसके, स्फिंगोमाइलिन के। तो फिर आपने कहना है बेबी हमारा क्या है, हेल्दी है, बेबी को कोई एनआरडीएस का होने का चांसेस नहीं है। लेकिन अगर हमें मिलती है 1.5 से, मतलब अगर हमें 1.5 मिलती है, तो आपने कहना है बेबी को एनआरडीएस होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस मदर को क्या लगाएंगे हम, इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाएंगे। अब ये लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो हम निकालते कैसे हैं, क्या होता है, आपकी बुक ने ग्राफ बनाया, मैं आपको ग्राफ से भी समझा देता हूँ। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, ये आपका 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, ये आपका 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, ये 35 है, और ये है जी आपका 40। आपकी जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है। अब हम इसको समझते हैं, हमने पढ़ा कि 20 हफ्ते 20 वीक से शुरू होती है। तो जो मैं पर्पल से बना रहा हूँ, दिस इज योर लेसिथीन। तो आपकी जो लेसिथीन बनना शुरू होती है वो इस तरह होती है, और 35 पे जाके वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद लेकिन जो स्फिंगोमाइलिन है, स्फिंगोमाइलिन जो हमारी होती है, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, वो 20 वीक से बनना स्टार्ट होती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है, लेकिन 26 हफ्तों पे जाके वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो इस तरह आ जाती है। ठीक है, और हम जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, दिस इज योर लेसिथीन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो। इसको मैं समझाता हूँ अभी। ये आपकी इस तरह आएगी, ठीक है, ये इस तरह आएगी। आपने ये मैंने थोड़ी सी गलत बना दी है, लेकिन आपने याद रखना है कि 35 हफ्तों में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और एंड इट शुड बी फॉर हेल्दी बेबी, इट शुड बी मोर देन 2। ठीक है, लेसिथिन को स्फिंगोमाइलिन से डबल होना चाहिए। फर्ज करो लेसिथिन अगर 100 है, तो स्फिंगोमाइलिन अगर 50 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, तो हमारा बेबी क्या है, हेल्दी है। अगर ये 1.5 से कम आती है, तो आपने कहना है इसको एनआरडीएस होने के चांसेस है, इसको स्टीरॉइड लगाओ। मदर को लगाने हैं स्टीरॉइड, फिर बता रहा हूँ, बच्चे को स्टीरॉइड नहीं लगाने, मदर को स्टीरॉइड लगाने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये हो गया। इसमें बस इसमें यही बातें लिखी हुई हैं कि स्फिंगोमाइलिन, और आपको ग्राफ भी समझा दिया है, और इसमें बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जरा मुझे बता दें कि आपको ये एनआरडीएस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है इसको। जल्दी बताएं। डॉक्टर जोहा को क्लियर हो गया है, डॉक्टर काशिफ को भी क्लियर हो गया है।
डॉक्टर मुकद्दस को क्लियर हो गया है, तकरीबन सबको ये क्लियर हो चुका है। इसका क्वेश्चन आपसे किस तरह पूछा जाएगा, आपको वो कहेगा कि एक बच्चा था, उसकी मदर, जो एनएलई में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहेगा कि एक डायबिटिक मदर थी, उसने शुगर अपनी कंट्रोल नहीं की, वो बड़ी अयाश थी, शुगर वो काफी चीजें खाती रहती थी मीठी मूठी, और उसने शुगर भी अपनी कंट्रोल नहीं की, उसको प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में भी उसने शुगर कंट्रोल नहीं की। तो जरा बताएं, जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या है, वो उस बच्चे को सांस नहीं आ रहा, तो उसको, आपको क्या लगता है उसको क्या मसला होगा? तो आपने कहना एनआरडीएस होगा। आप एक और क्वेश्चन इस तरह आएगा, एक माँ थी, उसकी क्या हो गई, उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो पोस्ट टर्म पे चली गई, उसकी प्रेगनेंसी को 42 वीक्स हो गए, लेकिन उसको डिलीवरी नहीं हो सकी। तो 42 में हम क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं। तो 42 वीक्स वाले में हम सी सेक्शन करते हैं। सी सेक्शन में भी किसके चांसेस होते हैं, एनआरडीएस के चांसेस होते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आपसे इस तरह एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक मदर है, उसकी रप्चर मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन जो हो गई रप्चर, प्री मेच्योर रप्चर हो गया उसका मेम्ब्रेन का, एमनियोटिक मेम्ब्रेन का। तो हमने डिलीवरी करानी है, तो आप क्या दोगे? तो आपने चेक करना है कि उसका कौन सा हफ्ता है। अगर उसको 34 वीक गुजर गए हैं, या 30, गायनी में वैसे 34 लिखा है, यहाँ 35 लिखा है, तो अगर 34 वीक गुजर गए हैं तो आपने कहना है कि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिलीवर कर देंगे। लेकिन अगर अगर उसको 34 से कम वीक गुजरे हैं, 31, 32, 33, तो आपने कहना है हम इसको 2 दिन के लिए स्टीरॉइड लगाएंगे। जब स्टीरॉइड लग जाएंगे तो इसमें सर्फेक्टेंट बन जाएगा और फिर इसमें एनआरडीएस नहीं होगा। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि अगर हम 100% ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, तो उसमें रेटिना डैमेज हो सकता है, न्यूरोमस्कुलराइजेशन हो सकती है, उसका जो ब्रेन के वेंट्रिकल है उसका क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो सकता है। ठीक हो गया? तो ये इसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इसके बाहर आपको इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक हो गया? हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत आसान टॉपिक है एक, अच्छा अभी तकरीबन 10-15 मिनट पड़े हुए हैं, 14 मिनट पड़े हुए हैं। हम ना ये कर लेते हैं, क्योंकि यार हमारा सिलेबस ना बस जल्दी से खत्म हो जाए। अभी तो छुट्टियां हैं तो हम कर सकते हैं, बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है? आप ना जहाँ पे कल हमने पढ़ी थी ना लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी, उस पेज पे जाओ और उसके नीचे जो लिखा हुआ है ना वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वो वाला खोलो, वर्क ऑफ ब्रीदिंग, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है? वो टॉपिक अपने खोल के सामने रख लो, तो हम वो पढ़ते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें सीधी सीधी वो हम करते हैं, फिर इससे जान छुड़वाते हैं। वर्क ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है कि आप जो जब सांस लेते हो तो आप क्या वर्क करते हो, एनर्जी, वो वाली एनर्जी जो आप लगाते हो, एनर्जी एक्सपेंडेड, ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडेड आर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडेड और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय रेस्पिरेटरी मसल्स, बाय रेस्पिरेटरी, जब आप सांस लेते हो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स क्या करते हैं, एनर्जी लगाते हैं या ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसने बात ये लिख दी हुई है। ठीक है? उसके बाद ये जो वर्क हम करते हैं, ये क्यों करते हैं, इट इज यूज टू ओवरकम, हम किसको ओवरकम करते हैं, इलास्टिक रिकॉइल। आपको पता है कि आपकी जो लंग्स हैं वो हर वक्त ना कोलैप्स होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी चेस्ट कैविटी उन लंग्स को बाहर खींचती हैं, जिससे वो रिकॉइल नहीं होती। तो हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी वर्क है वो किस चक्कर में यूज हो रहा है, इलास्टिक रिकॉइल को प्रिवेंट करने के लिए, एंड एयरवे रेजिस्टेंस, जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी हवा की रेजिस्टेंस है, जो हमारे हवा जो ब्रोंक्यूल्स की रेजिस्टेंस है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है? ये उसने 9-10th वाली डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका फार्मूला भी आपने थोड़ा सा देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना कि फोर्स और फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वर्क, इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो वाली एनर्जी जो हम एक्सपेंड करते हैं किस पे, या फिर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं फॉर ब्रीदिंग। ठीक है? बाय आवर रेस्पिरेट फॉर ब्रीदिंग के चक्कर में हम जो चीज हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको हम कहते हैं वर्क ऑफ ब्रीदिंग। इसका फार्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम या फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा। बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ, इसमें हाँ एक बात लिखी हुई है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमारी 2 तरह की डिजीजेज होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। ठीक है? ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, हमारी अगर लंग्स में कोई पैथोलॉजी आ गई है तो यहाँ हो सकती है रिस्ट्रिक्टिव डिजीज, यहाँ हो सकती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। तो वो ये कहता है कि जब हमारी लंग्स बीमार हो जाती है, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाती है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, तो हमें हमारा जो वर्क है वो ज्यादा हो जाता है, हमारी लंग्स को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, ज्यादा जोर लगता है सांस लेने में। उसके बाद एक और टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है? इसको भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने 12 दिन में कोशिश करनी है इस सिस्टम को खत्म करने की, तो इसी तरह खत्म होगा। अभी मैंने आपको ट्रीटमेंट भी सिखाने हैं, तो भागना नहीं है किसी ने।
अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, इसका मतलब क्या होता है? आपने याद रखना है, जो डेड स्पेस होती है ना, डेड स्पेस हमने कल पढ़े थे एनाटॉमिकली डेड स्पेस। मैंने क्या क्या बताया था कि वो वाली एयर जो आपकी लंग्स के अंदर रहती है और लेकिन गैसेस एक्सचेंज में टेक पार्ट नहीं करती, जो आपकी एनाटॉमी है, जो आपके लंग्स वगैरह इनका जितना वॉल्यूम होता है उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकली डेड स्पेस। ठीक है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस ये वो वाली एयर है जो बेकार है, जो हमारे किसी काम नहीं है। ये क्या करती है? रेस्पिरेशन नहीं करती, ये गैसेस एक्सचेंज के काम नहीं आती। तो अब एक ये है एनाटॉमिकली डेड स्पेस। इसमें इसमें हम अगर ऐड कर दें, इसमें हम अगर ऐड कर दें एल्वुलर एल्व्यूलर एल्व्यूलर एल्वुलर डेड स्पेस, इसमें हम अगर ऐड कर दें एल्वुलर डेड स्पेस, ठीक है, तो क्या होगा? एल्वुलर डेड स्पेस अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है, आपने कहना है एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वुलर डेड स्पेस, इन दोनों को मिला के हमारे पास जो डेड स्पेस बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और वो हर बंदे में होती है। वो कितनी होती है? 120 से लेके 150 मिलीलीटर तक। ठीक है, 120 से लेके 150 मिलीलीटर। इसका मैं आपको सवाल भी बताता हूँ, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद इसमें आपकी बुक ने एक लाइन लिखी है कि एपेक्स इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। एपेक्स इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। ठीक है, एपेक्स इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। मान लिया कि जो एपेक्स ऑफ लंग्स होती हैं इट इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। तो फिजियोलॉजिकल इक्वल टू एनाटॉमिकल बट इंक्रीज। आपके बुक ने एक लाइन लिखी है कि जो फिजियोलॉजिकल होती है ना इट इज मोस्टली इक्वल टू आप किसके? एनाटॉमिकल के। मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ये किस किस का मजमुआ है? ये मजमुआ है एनाटॉमिकल और किसका? आपकी एल्वुलर का। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ये इस किसके इक्वल होती है? एनाटॉमिकल के। नॉर्मली आप सारे हेल्दी हो तो आप में क्या है? एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बराबर हैं। लेकिन 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 अगर आप हो जाते हो अल्लाह ना करे बीमार, जो डिजीज लंग्स हैं, अगर किसी लंग में कोई मसला है, डिजीज लंग्स हैं, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? उसमें आपकी जो एल्वुलर एल्वुलर डेड स्पेस है ना वो ज्यादा हो जाती है। अब एल्वुलर डेड स्पेस क्या चीज है ये मैं समझाता हूँ। देखो, सिंपल बताता हूँ आपको। आपने क्या किया? आपने सांस लिया, आपने अंदर सांस ली 500 मिलीलीटर, हाफ लीटर एयर आप अंदर लेके गए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 500 की 500 ही आपके एल्वुलाई तक पहुंचेगी। उसमें से कुछ एयर आपके रास्ते में रह जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। कुछ एयर ऐसी होगी जो एल्वुलाई के अंदर तो जाएगी लेकिन आगे गैसेस एक्सचेंज उसका नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एल्वुलर डेड स्पेस। पता नहीं मुझे समझ आ रही है आपको समझ आ रही है या नहीं? 500 मिलीलीटर आपने क्या ली? 500 मिलीलीटर आपने हवा अंदर लेकर गए और सारी की सारी जो एयर है वो अंदर पहुंच गई एल्वुलाई तक। ठीक हो गया। लेकिन कुछ एयर गैसेस एक्सचेंज में काम आ गई, लेकिन कुछ एयर गैसेस एक्सचेंज में काम नहीं आई। जो काम नहीं आई वो बेकार है, उसको हम कहते हैं एल्वुलर डेड स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं? एल्वुलर डेड स्पेस। अब अगर क्या हो कोई लंग का मसला हो, अगर कोई लंग डिजीज हो, लंग हमारी बीमार हो गई है, ठीक है, लंग से हमारी क्या हो गई है? बीमार हो गई हैं, तो एल्वुलाई सही तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, एल्वुलाई सही तरह काम नहीं करेंगे। जब एल्वुलाई सही तरह काम नहीं करेंगे, जब एल्वुलाई सही तरह काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी डेड स्पेस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बेकार एयर ज्यादा हो गई है, एयर अंदर ट्रैप कर जाएगी। ये पहली बात। दूसरी बात, जब लंग्स बीमार होती हैं तो एल्वुलाई तक ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, जो ब्लड होता है वो कम जाता है। ठीक है, जब ब्लड है, फर्ज करो कि ब्लड कम जा रहा है, तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर हाइपोक्सिया हो जाए लंग्स में, अगर हाइपोक्सिया हो जाए लंग्स में तो क्या हो जाती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ये वीसीवीएस में हमने पढ़ा था। क्या होगी अगर हाइपोक्सिया होगा लंग्स में? तो क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड कम जाएगा। जब ब्लड कम जाएगा तो आपकी जो वी ओवर क्यू, ये हम आगे जाके कल भी इसको पढ़ेंगे, दोबारा मैंने ये बताना है आपको, टेंशन नहीं लेनी अगर समझ नहीं आ रही तो। जो आपकी वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपने सिर्फ आज ये मेरी दो बातें याद रखनी है। जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है इट इज इक्वल टू सम ऑफ एनाटॉमिकल प्लस एल्वुलर डेड स्पेस। एल्वुलर डेड स्पेस क्या होती है? अगर मैं हाफ लीटर हवा अंदर लेके जा रहा हूँ तो मेरी अगर सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज में काम आती है तो माई एल्वुलर डेड स्पेस इज 0। लेकिन अगर 350 मिलीलीटर मेरी हवा गैसेस एक्सचेंज के काम आती है लेकिन 150 अंदर की अंदर ही रहती है, वो ट्रैप हो जाती है या फिर एल्वुलाई उसको एक्सचेंज नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या है? 150 मिलीलीटर इज माय डेड स्पेस, एल्वुलर डेड स्पेस। ठीक हो गया, ये बात है। अच्छा, ये मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं? मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा? आपके जहन में आ रहा होगा कि यार हम डेड स्पेस पढ़ क्यों रहे हैं। आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माशाल्लाह आपने 1 करोड़ रुपया लगाया,
और आप किर्गिस्तान से वापस गए पाकिस्तान, और आप बैठे हो इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी रूम में बैठे हो, आपके पास एक बड़ा सीरियस पेशेंट आता है जो तकरीबन फरिश्तों से मिलने के लिए बेताब है, तकरीबन आखिरी स्टेज में है। तो इमरजेंसी रूम में आपके पास एक पेशेंट आया जो कि क्या है, वेंटिलेटर पे। आपने उसको वेंटिलेटर पे लगा दिया, ठीक है, वेंटिलेटर पे। और वेंटिलेटर पे आपको पता है कि पेशेंट वापस नहीं आते होते, तकरीबन 90% पेशेंट मर जाते हैं वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे आपने ना, आपके प्रोफेसर साहब ने कहा कि चलो बेटा इसको ना ऑक्सीजन लगा दो। आपने उसको ऑक्सीजन लगा दी, ठीक है। अब आपने उसको ऑक्सीजन लगा दिया, आपने अपनी पूरी कैलकुलेशंस की, आपने पूरी अपनी कैलकुलेशंस की, और आपने कहा कि चलो मैं इसको ऑक्सीजन लगा देती हूँ या लगा देता हूँ। कितने लीटर? 6 लीटर, ठीक है। मैं मतलब 1 मिनट में मुझे कितना अचीव होगा, मैं आपने सोचा कि चलो मैं ना इसको इतनी ऑक्सीजन लगा देता हूँ कि 6 लीटर 1 मिनट में ना, 6 लीटर ऑक्सीजन इसके अंदर जाए, 6 लीटर इसके ऑक्सीजन के अंदर जाए। लेकिन बाद में आपके आए प्रोफेसर, ठीक है, बाद में आपके प्रोफेसर आए और उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशंस की, जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की, ठीक है, जब प्रोफेसर ने कैलकुलेशन की, तो उसकी जो वेंटिलेशन है, जो मरीज है वो बेचारा ले रहा है 4.2 लीटर, ठीक है। 1 मिनट में वो 4.2 लीटर एयर ले रहा है, लेकिन आपने कितनी लगाई थी? 6 लीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताएं इतना डिफरेंस क्यों आया। तो आपने कहना डेड स्पेस, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। क्यों? क्योंकि देखो, आपने जो कैलकुलेशन की थी, आपने उसको डेड स्पेस में आपने उसमें डेड स्पेस नहीं कैलकुलेट की थी। आपने कहा कि चलो मैं इसको इतनी ऑक्सीजन लगा देता हूं तो इसको 6 लीटर ऑक्सीजन मिलती रहेगी एक एक मिनट में। लेकिन जो आपके प्रोफेसर थे उन्होंने डेड स्पेस को इंक्लूड की। जब आप डेड स्पेस इंक्लूड की तो उसमें उसको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है? 4.2 मिल रही है हकीकत में। आपने कितनी सोचा था? 6 लीटर, लेकिन उसको हकीकत में कितनी मिल रही है? 4.2 लीटर। एंड इट इज ऑल ड्यू टू डेड स्पेस। इसकी हम बात दोबारा भी करेंगे, कल करेंगे इंशाल्लाह। अब जरा मुझे बताएं कि ये क्लियर हुआ है या दोबारा पढ़ाने की जरूरत है? जल्दी बताएं।